हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा की सक्षमता। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई व्यक्ति कब सक्षम माना जाएगा, कब कॉम्पिटेंट माना जाएगा, वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही केस लॉ भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में हिंदी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स ले सकते हैं। संविदा की सक्षमता, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने से पहले ये समझो कि जब हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट वीडियो में जब हमने संविदा और उसकी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि संविदा करने के लिए जो पक्षकार हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब वो सक्षम होने चाहिए। तो इस संबंध में हमें सबसे पहले सेक्शन 10 पढ़ना होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो धारा 10 ये कहती है भारतीय संविदा अधिनियम की कि वो सारे करार, वो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं जो सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल, विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हों और उन्हें स्पष्ट रूप से शून्य घोषित ना किया गया हो। एक करार क्या होता है? उसके लिए प्रपोजल चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए और प्रतिफल चाहिए। ये तीनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अपने अलग अलग वीडियोस में, तो इस करार को तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब हमारा सेकंड चीज़ आती है सक्षम पक्षकार। एक करार के बाद कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए करार के बाद दूसरी चीज़ होती है सक्षम पक्षकार, यानी कि कॉम्पिटेंट पार्टीज। तो सक्षम पक्षकारों के ही कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। सक्षमता की परिभाषा क्या है, ये हमें बताता है भारतीय संविदा अधिनियम का सेक्शन 11। ये हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो अवयस्क है, अवयस्क मतलब नाबालिग है या पागल वगैरह है, विकृतचित है या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉ के द्वारा असक्षम घोषित कर दिया गया है, मतलब वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर अगर इनमें से ये तीनों बातें हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, मतलब वो किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक, अब यहाँ पे वयस्क कौन होता है? मेजर आप किसको कहोगे कि कोई व्यक्ति मेजर है ना? माइनर तो पता ही है, 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति माइनर होता है। तो वयस्क किसे कहोगे? ये डेफिनेशन हम कहाँ देखें? तो जो हमारा भारतीय वयस्कता अधिनियम है 1875 का, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हर व्यक्ति जो 18 साल की एज का होता है वो मेजर माना जाता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, वो किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बट केवल एज ही यहाँ पर प्रश्नगत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरी है कि वो विकृतचित नहीं होना चाहिए और लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए असक्षम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें देखनी होती हैं। तो सक्षमता की जो डेफिनेशन है वो आप सेक्शन 11 के हिसाब से देख सकते हो। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति नाबालिग है और वो अगर कोई एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो सबसे पहले पार्टीज़ को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तो अगर वो कोई एग्रीमेंट भी कर लेता है ना, तो वो प्रारंभ से ही शून्य होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब होता है कि अगर कोई नाबालिग किसी करार को करेगा तो वो शुरू से ही शून्य होगा। इस संबंध में सबसे बेहद इम्पॉर्टेंट केस लॉ है आपका मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, 1903 का केस है और एक लैंडमार्क जजमेंट आया था इसमें। इस मामले में होता क्या है कि जो वादी था, जो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट धर्मोदास घोष, वो 21 साल से कम एज का था। अब उसने क्या किया, एक साहूकार ब्रह्मदत्त को अपना मकान 20,000 रुपये में बंधक रख के पैसे ले लिए, जिसमें से 8,000 रुपये उसने नकद ले लिए। अब जो ब्रह्मदत्त था उसने बंधक को निरस्त कराने के लिए, मतलब जो बंधक, जो मॉर्गेज उसने किया था उसके साथ, धर्मोदास घोष के साथ, उसको निरस्त कराने के लिए उसने केस फाइल कर दिया। बाद में ब्रह्मदत्त की डेथ हो जाती है और उसकी जो वाइफ है वो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, जो जिनका नाम था मोहरी बीबी, है ना, इसलिए मोहरी बीबी के नाम से यहाँ पर केस फाइल किया गया। तो वो क्या करती हैं, वो अपील फाइल करती हैं, अपीलकर्ता बन जाती हैं ब्रह्मदत्त की जगह पर, क्योंकि वो उनकी वाइफ थी। तो यहाँ पे मामला पहुँच जाता है कोर्ट में। अब यहाँ पे जो कोर्ट है वो इस मामले में इस प्रश्न का उत्तर देती है कि अगर कोई नाबालिग कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट करता है तो वो वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा। तो यही बात इस केस में कही गई। यहाँ पर कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर कोई नाबालिग है और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो अगर कोई एग्रीमेंट ही करेगा, एग्रीमेंट तो सबसे पहली स्टेज होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो अगर वो कोई एग्रीमेंट भी करेगा ना तो वो प्रारंभ से ही शून्य होगा। इसमें जज का नाम था लॉर्ड नॉर्थ, ये ध्यान रखना है, लॉर्ड नॉर्थ। उन्होंने ये कहा था कि धारा 11 को अगर हम देखें
जो हम सेक्शन 11 में जो हम सक्षमता की परिभाषा पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो अगर हम उसमें देखें तो उसमें ये कहा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला जो पक्षकार है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब सक्षम होना चाहिए। और जो व्यक्ति अवयस्क है, जो व्यक्ति नाबालिग है, वो नाबालिग होने के कारण संविदा कैसे करेगा, वो तो एग्रीमेंट भी नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या एग्रीमेंट होता है वो एब इनिशियो होगा, मतलब वॉइड एब इनिशियो होगा, वो प्रारंभ से ही शून्य होगा। अब वो शून्य होगा या शून्य करनी, ये प्रश्न कहाँ से उठा जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये बात जो है वो बिल्कुल साफ हो गई कि अगर वो करता है कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता, तो वो शुरू से ही वॉइड होगा। अब यहाँ पे अगर कोई नाबालिग है और वो कोई एग्रीमेंट कर लेता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, यही इस केस में भी बताया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है, कपटपूर्ण निरूपण द्वारा धन लौटाने के लिए जिम्मेदार नहीं। मतलब अगर कोई नाबालिग किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेता है तो वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट तो शून्य होगा ही शुरू से। तो वो व्यक्ति जो नाबालिग है वो क्योंकि किसी तरीके का भी संविदात्मक दायित्व उसका नहीं हो सकता। आप क्या उसे किसी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हो? नहीं, क्योंकि वो नाबालिग है। तो इसलिए अगर वो झूठ बोलकर किसी से पैसा ले भी लेता है तो आप उससे पैसा वापस वसूल नहीं सकते, ये यहाँ पे कोर्ट ने कहा। ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दूसरा परिणाम ये होगा, अगर कोई नाबालिग किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है तो उस पर विबंध नहीं होता। विबंध का मतलब होता है एस्टोपल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति सामने वाले को अपनी बात पे विश्वास करके कोई कार्य करने देता है और सामने वाला उसकी बात पे विश्वास करके वो काम कर देता है, तो फिर जिसने उसे विश्वास दिलाया था उसे अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। तो यही बात नाबालिग के संबंध में कोर्ट ने कही कि नाबालिग पर इस तरह का कोई भी सिद्धांत लागू नहीं होगा कि पहले उसने झूठ बोलकर कुछ पैसा ले लिया तो बाद में आप उसे कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, मतलब आप उसे संविदात्मक दायित्व में घेर लो, ऐसा नहीं कर सकते आप। नाबालिग पे तो एस्टोपल भी लागू नहीं होगा। अगर वो अपनी एज के बारे में झूठ बोलकर किसी से पैसा ले लेता है, किसी से कोई प्रॉपर्टी ले लेता है कि मैं तो 18 से अबव हूँ, मतलब मैं 18 साल से ज़्यादा का हूँ, मैं मेजर हूँ, तो अब बाद में वो क्या करता है, अपनी सही आयु बताकर वो छूट पा सकता है, मतलब उसको छुटकारा मिल सकता है। आप उसे लायबल नहीं ठहरा सकते क्योंकि उसके खिलाफ आप कोई विबंध लागू नहीं कर सकते। तीसरा है अनुसमर्थन। इसका परिणाम एक ये भी होता है। अब देखो, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो नाबालिग करता है वो तो एब इनिशियो ही होगा, शुरू से ही वॉइड होगा, तो यहाँ पर इसलिए उसकी जो संविदा है उसका अनुसमर्थन भी नहीं आप कर सकते। अगर नाबालिग मेजर होने के बाद, मतलब 18 साल का होने के बाद उसका समर्थन भी करता है ना कॉन्ट्रैक्ट का जो उसने किया था, जो शून्य था पहले से, तब ये कहा जाएगा कि नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, और उसका नया ही कंसिडरेशन होगा। मतलब पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को आप लागू नहीं करा सकते। कैसे लागू कराओगे, वो तो वॉइड हो गया। अब जब वो मेजर हो चुका है तो फिर वो नया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पुराने वाले को आप उस पर लागू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यथावत पालन। इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस ये भी होता है, एक परिणाम ये भी बताया गया है। जो नाबालिग होता है उसकी संविदा जो शून्य होती है उसका पालन भी आप उससे नहीं करा सकते। आप ऐसे नहीं करा सकते उससे उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन जैसे आप आमतौर पर एक ऐसे व्यक्ति से करा सकते हो जो मेजर होता है। अब कोई व्यक्ति 18 साल से ज़्यादा का है, आपसे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाद में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करे, मतलब संविदा का भंग करे, तो आप कोर्ट में केस फाइल करोगे। बट नाबालिग के संबंध में ये चीज़ लागू नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है कि आप उससे यथावत पालन नहीं करा सकते जैसे आप एक ऐसे व्यक्ति से करा सकते हो जो मेजर होता है। तो यहाँ पे एक ये भी कॉन्सिक्वेंस है। नेक्स्ट आता है प्रत्यास्थापन का सिद्धांत। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई नाबालिग अपनी एज के बारे में झूठ बोलकर किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीद भी लेता है तो जब तक ऐसी वस्तु उसके कब्जे में होती है आप उससे वापस ले सकते हो। ठीक, इसे बोलते हैं प्रत्यास्थापन का सिद्धांत। लेकिन नाबालिग के संबंध में तो कॉन्ट्रैक्ट ही शून्य होता है और उसे जब कॉन्ट्रैक्ट ही शून्य होगा तो आप उसे स्वामित्व का अंतरण कैसे करोगे, मतलब आप उसे ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र करोगे। इसीलिए अब आप उससे वो चीज़ भी वापस नहीं ले सकते। इसे बोलते हैं प्रत्यास्थापन का मतलब क्या होता है कि आप किसी को आपने कोई चीज़ दी, आप उससे वापस ले लो। बट नाबालिग के संबंध में तो ये चीज़ भी लागू नहीं हो सकती। आप उससे वापस कैसे लोगे जब कॉन्ट्रैक्ट ही शून्य है। तो वो सारी चीज़ें, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सारे इस केस में बताए गए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद लैंडमार्क केस लॉ था इस बारे में कि नाबालिग अगर कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो शून्य होगा या शून्य करनी है। नेक्स्ट अब इसमें 2 केस लॉ और देख लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला है लेस्ली वर्सेस सील 1914 और दूसरा है खानबुल वर्सेस लाखन सिंह 1928। पहले वाले केस में बात ये थी, इसमें कोर्ट ने कहा था कि ये जो सिद्धांत है, ये जो आपका प्रत्यास्थापन का सिद्धांत है, ये आपका पैसे के संबंध में लागू नहीं होता। मतलब अगर आपने नाबालिग को कोई पैसा वगैरह दे दिया है, उसने झूठ बोल के आपसे पैसे ले लिए हैं, तो आप उससे पैसे तो वापस ले ही सकते हो ना।
ठीक है आप उससे प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते, बट पैसे तो वापस ले सकते हो। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि धन के संबंध में ये सिद्धांत लागू नहीं होता। और इससे अगला केस है खानबुल वाला। इसमें कोर्ट ने बोला था, जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा था कि ये जो सिद्धांत है प्रत्यास्थापन का सिद्धांत, ये पैसे यानी धन पे भी लागू होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई वो पैसा भी लेके रख ले और प्रॉपर्टी भी लेके रख ले नाबालिग जो माइनर है, और कम से कम उसे पैसा तो वापस लौटा ही देना चाहिए। इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग बातें जो हैं यहाँ पे कोर्ट में कही गई। पहले वाले में कहा कि धन पे लागू होना नहीं होता, और दूसरे में कहा गया कि भैया कम से कम धन पे भी इसको लागू होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने समझा है कॉम्पिटेंसी कितनी होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी कि सक्षमता क्या होती है। तो सक्षमता और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा नाबालिग अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो कैसा होगा, वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा, है ना। तो मैंने आपको बताया कि जो केस था मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, इसमें साफ कह दिया गया था कि अगर कोई नाबालिग कोई करार करता है, कोई एग्रीमेंट करता है, तो वो एब इनिशियो होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा, मतलब प्रारंभ से ही शून्य होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।